पाइथन में हम कैसे आउटलायर को फाइंड करते हैं और डिटेक्ट करेंगे। जो हमने पीछे अभी पूरा मेथड देखा है, उसके एल्गोरिथमिक स्टेप्स देखे हैं, उन स्टेप्स को हम पाइथन के कोड में कन्वर्ट करते हैं और क्विकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पाइथन में किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम टेस्ट के लिए एक किसी एक कॉलम से आउटलायर्स को रिमूव करते हैं और फिर बाद में बाकी सब कॉलम से भी इनको रिमूव करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक लिफ्ट या जिम का कॉलम है, जिसके ऊपर से हमने आउटलायर्स को रिमूव करना। तो यहाँ पे जिम के कॉलम के साथ हम रिमूव कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वक्त हमारे पास जिम का जो कॉलम है उसके अंदर उसका जो शेप है वो क्या है। इसके ऊपर टोटल हमारे पास 17,386 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें बाद में याद रहे कि वो क्लास कितने वो क्लास जो है वो रिमूव हुए हैं। अब फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने जिस तरह उसमें देखा था कि हमने क्वांटाइल्स कैलकुलेट करने हैं और क्वांटाइल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेटा फ्रेम में एक फंक्शन है, क्वांटाइल के नाम से ही है। और हम इसे कहते हैं कि आप जो है ना जिम कॉलम का हमें क्वांटाइल कैलकुलेट करके बताएं। और क्वांटाइल हम चाहते हैं अभी 25% का क्वांटाइल फाइंड कर लें। तो इसमें हम बताते हैं कितने परसेंटाइल हम क्वांटाइल फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी हम 50 का कर लें, 75 का कर लें, 95 का कर लें, तो इसको हम कह लेते हैं इट इज़ अवर Q1। और उसके बाद फिर हम इसी तरह क्वांटाइल 3 फाइंड करते हैं, उसमें हम ये पैरामीटर पास करते हैं और उसमें हम बताते हैं कि इतने परसेंटाइल का क्वांटाइल फाइंड कर लें। तो ये दो क्वांटाइल्स आएंगे तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप था हमारा, वो ये था कि वी हैव टू फाइंड द इंटर क्वांटाइल रेंज। तो इंटर क्वांटाइल रेंज के लिए फिर हम जो है वो आई क्यू आर इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ये करेंगे। अब ये इंटर क्वांटाइल रेंज फाइंड हो जाएगी। इसके बाद थर्ड स्टेप ये था कि हम इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड कर लें। तो स्टेप 3 में हम जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड कर लेते हैं। अपर लिमिट लेट से उसका जो वैल्यू है वो हमें पता है कि हमने इस तरह कैलकुलेट करनी है, दैट इज दी Q3। और Q3 के अब हम 1.5 मल्टीप्लाई बाय जो है वो IQR करते थे। तो ये हम इसको, वैसे तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में मल्टीप्लाई पहले होगा, लेकिन हम वजाहत के लिए कर देते हैं कि पहले ये से मल्टीप्लाई होगा। दूसरे नंबर पे अगेन देखें 1.5 जो है वो एक इंटीजर नंबर है और दैट डजंट मीन एनीथिंग फॉर जिम। जिम क्योंकि पॉइंट्स में नहीं हो सकता, एक जिम है या दो जिम है या तीन जिम है, इस तरह जो है वो वैल्यू चेंज होगी। तो वी कैन मेक इट 1 और वी कैन मेक इट 2, जो भी आप मुनासिब समझे। उसके बाद फिर लोअर लिमिट इज इक्वल टू Q1 माइनस सेम हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं IQR के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास अपर और लोअर लिमिट आ जाएगी। अब हमने रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं। तो यानी कि अब हमारे पास जो डाटा फ्रेम आएगा वो हम कहते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं DF विदाउट आउटलायर। और इसके में हम कह लेते हैं कि अब वो सिर्फ वो वाले हमें डाटा फ्रेम में से फिल्टर करने हैं रिकॉर्ड्स जिसके अंदर जो हमारे पास जिम की जो वैल्यू थी अ, उसकी वैल्यू लेस देन हो अपर लिमिट से, और जिम की जो वैल्यू है लेस देन हो अपर लिमिट से। अच्छा, इसमें ना मैं रिवर्स कंडीशन लगा रहा हूँ। रिवर्स कंडीशन मतलब कि अगर आपने सिर्फ आउटलायर अलग करने हैं तो फिर आप इसको लगाएंगे कि ग्रेटर देन, यानी कि ये वो वाली वैल्यूज होंगी जो आउटलायर्स होंगे। मैं चाहता हूँ विद आउट आउटलायर्स, यानी कि आउटलायर्स के बगैर आउटलायर्स चले जाएं, उनको मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं वो वाली वैल्यूज सेव करना चाहता हूँ जो एक्चुअली वैलिड वैल्यूज हैं। तो मैं इधर लिखूंगा जिम लेस देन अपर लिमिट, यानी कि जो अपर लिमिट से कम है, और DF जिम
दैट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट। तो ये एक्चुअली मुझे अपर और लोअर के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो रिटर्न कर देगा, यानी कि वो वाली वैल्यूज रिटर्न कर देगा जो एक्चुअली आउटलायर्स नहीं हैं। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को जो है वो हम एंड ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर लेते हैं, एम्परसेंड साइन के साथ। दैट इज एक्चुअली द वे कि हम दो कंडीशन को वो कंबाइन करने के लिए दोनों अकर करेंगी, तो फिर हम वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक्चुअली हमें वो डाटा रिटर्न कर देगा जो विदाउट आउटलायर है फॉर दी जिम ओनली कॉलम। ये जिम को जिम के अंदर जितने आउटलायर्स होंगे वो तमाम रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर देगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे ओरिजिनल रिकॉर्ड अभी डीएफ में है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को कुछ नहीं हुआ। वो उसमें आउटलायर्स भी हैं और नॉर्मल रिकॉर्ड्स भी हैं, और हमारे इसके अंदर जो है वो आ गए हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ विदाउट आउटलायर्स। आउटलायर्स को इससे स्किप कर दिया, निकाल दिया। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, देखते हैं डीएफ डॉट शेप करके। पहली शेप जो है वो प्रिंट होगी नॉर्मल रिकॉर्ड्स की, और दूसरी शेप जो है वो प्रिंट हम कर लेते हैं विदाउट आउटलायर्स। तो देखते हैं कितने आउटलायर्स जो है वो हमारे जो है वो निकले हैं इसमें से। और शेप जो है दैट इज एट्रीब्यूट नॉट द फंक्शन। तो इसमें ये दूसरे शो कर रहा है, ये पहले वाले उसके लिए हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो प्रिंट और इसके साथ ही हम प्रिंट लिख लेते हैं ताकि कंसिस्टेंसी रहे। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये दोनों वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो पहले वाले देखें 17,000 थे, आउटलायर जो रिमूव हुए हैं दैट इज अबाउट 3,000 या 2,500 के करीब जो है वो आउटलायर्स रिमूव हुए हैं, और सिर्फ ये जिम कॉलम की वजह से। तो हमारे पास इतना डाटा रह गया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसी को हम इसी जो काम हमने ए कॉलम के लिए किया इसको जेनेरिक करना हो हमने मल्टीपल कॉलम्स के लिए, ऑलरेडी इस तरह का काम हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम एक दफा इस तरह दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आप समझ आ जाए कि एक ही कोड को बार बार रिपीट करना हो। तो दैट इज वन बेस्ट पॉसिबल वेज दी थ्रू डू इट थ्रू दी फंक्शन। तो हम इसका एक जेनेरिक फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद फिर इस फंक्शन को हम उन तमाम कॉलम्स के लिए कॉल करते हैं जिनको हम में से आउटलायर्स को रिमूव करना चाहते हैं।